हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये बात कर ली थी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के अंदर का मटेरियल क्या होता है जो वो पानी जैसा होता है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसे पुरकुंजे साहब ने डिस्कवर किया था या उसका नाम दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। जैसे कुछ सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे हमारे चैप्टर के अंदर, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल वॉल क्या होती है, तो सेल वॉल क्या होती है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अब देखो इसमें लिखा है कि प्लांट सेल के पास, यहाँ पे एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है, प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब मैं एक और कलर चूज़ करता हूँ, हाँ रेड कलर, और ये हो गई हमारी सेल वॉल, ठीक। तो ये हमारी हो गई PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गई हमारी CW क्लास वर्क नहीं, सेल वॉल, ठीक। तो प्लांट सेल के अंदर क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो सेल वॉल का काम क्या होता है कि द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होती है वो क्या बोलते हैं, सेलुलोज एक मटेरियल होता है, उससे बनी हुई होती है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेलुलोज जो होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स को या फिर प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक। अब मैं अगर बात करूं, जैसे जब प्लांट ऑस्मोसिस करती है और वो वाटर को बाहर निकालेगी तो प्लांट सेल श्रिंक कर जाएगी, लेकिन जो सेल होती है वो सेल वॉल, जैसे ये एक सेल वॉल मैंने बना दी रेड कलर से, और इसके अंदर मैं ग्रीन कलर की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊंगा तो ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करेगी। मतलब ये जो है ये PM ये श्रिंक करेगी, ना कि जो सेल वॉल है वो श्रिंक करेगी। ये CW श्रिंक नहीं करती है, मतलब सेल अंदर में ही श्रिंक करेगी, बाहर से वो श्रिंकन नहीं दिखेगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोसिस। मतलब प्लाज्मा में ऑस्मोसिस होना ही प्लाज्मोसिस होता है, ठीक। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो, मैंने तुमको बताया था कि मैं NCERT की किसी भी लाइन को छोड़ूंगा नहीं, तो हम इस एक्टिविटी को भी पढ़ेंगे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को, ठीक। माउंट अ पील ऑफ ए रेहोनो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर थ्रू हाई पावर माइक्रोस्कोप। Note the small green granules called chloroplast. They contain green substance called chlorophyll, ठीक। जैसे हम किसी भी एक रेयन लीफ मतलब किसी भी पत्ती को लेके उसको हम अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं ये हो गई, मान लेते हैं ये एक लीफ है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। इसके अंदर ना छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। उस ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं क्लोरोफिल सेल्स, ठीक। उस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, क्लोरोफिल, इसके बाद हम कहाँ थे, हाँ। पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। जो लीफ हमने स्लाइड पे रखी है उसके ऊपर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इसे बोल सकते हैं। जैसे पानी है उसमें चीनी बहुत ज़्यादा मिला दें या नमक बहुत ज़्यादा मिला है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। 1-2 मिनट हम रुकेंगे, इसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ प्लेस सम रेनो लीव्स इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। उबलते हुए पानी में हम कुछ
रेनो लीव्स रखेंगे, दिस किल्स द सेल्स, और ये जो गर्म पानी है ये सेल्स को मार देगा। देन माउंट ऑन द लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन, व्हाट डू वी फाइंड, डिड इट प्लाज्मोसिस अकर। अब इतनी बड़ी गाथा है, इसको ध्यान से सुनो। इसने कहा कि ये मैं एक बर्तन बना लेता हूँ, यहाँ पे ये उबलता हुआ पानी है, पानी के अंदर अगर हम लीफ को डाल देंगे, मान लेते हैं, रुको मैं लीफ बना देता हूँ, चलो ये हो गई लीफ, लीफ को डाल देंगे तो इसकी सेल्स मर जाएंगी। मरने के बाद भी क्या उसमें प्लाज्मोसिस होगी, यही वो बोल रहा है, क्या इसमें प्लाज्मोसिस हुई? तो उसको हम अभी पढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ। अब भाई ये देखो, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हम आगे न्यूक्लियस की बात करेंगे। वैसे प्लाज्मोसिस होगी, क्योंकि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है तो वो तो वैसे ही जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मोसिस होगी। अब आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। रिमेंबर द टेम्पोररी अमाउंट ऑफ ओनियन पील बी प्रिपेयर्ड। क्या तुम्हें याद है कि जो हमने कल टेम्पोररी माउंट बनाया था ओनियन का, उसमें ना कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर था, मैं तुमको एक बार बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। और इसके अंदर ये बीच में जो ये डॉट था, इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? न्यूक्लियस, ठीक, NU, ठीक। इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। अब हम इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे NCERT क्या बोल रही है। We have put iodine solution on the peel. Why? What would we see if try to observing the peel without putting the iodine solution? हम क्या देखेंगे अगर हम उसी पील पे आयोडीन सोल्यूशन ना डालें? Try it and see what is the difference. अगर हम एक में सोल्यूशन आयोडीन का डालें और एक में सोल्यूशन आयोडीन का ना डालें तो क्या होगा, उसको हम देख के उसमें डिफरेंस क्या पता लगेगा, हमें वो बताना है। Try it and see what is the differences. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? According to their chemical composition, different organs of the cells get colored differently. जो डिफरेंट ऑर्गन्स है सेल के, जैसे कि सेल ऑर्गनलीज जो हैं वो डिफरेंट कलर के होंगे। जैसे मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक हो गई सेल, सेल के अंदर ये मान लेते हैं हम एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है क्लोरोप्लास्ट। मैं अलग कलर से बना देता हूँ, चलो वैसे मैं कलर तो कर ही दूंगा। देखो ये ग्रीन कलर वाला हो गया, एक मिनट, ये ग्रीन कलर वाला हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक, और रेड कलर वाला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे से बहुत सारे ऑर्गनलीज होंगे जो हम आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे अलग अलग कलर शो करेंगे। ट्राई इट एंड सी द डिफरेंस इज फर्दर व्हेन यू पुट एन आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? क्या हर सारी सेल्स कलर्ड होंगी? जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि हर एक सेल अलग अलग कलर की होंगी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंटली। मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट कलर की होंगी। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर, कुछ रीजन्स डार्क होंगे, कुछ रीजन्स लाइट होंगे। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कैन कुड ऑल्सो यूज सेफ्रानिन सोल्यूशन और मेथाइल ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। हम सेल को स्टेन करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन के अलावा एक और सोल्यूशन है जिसे हम सेफ्रानिन सोल्यूशन बोलते हैं, और एक और सोल्यूशन है जिसे मेथाइल ब्लू सोल्यूशन बोलते हैं, मेथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। उसे हम यूज कर सकते हैं सेल को स्टेन करने के लिए। अब स्टेन करने का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक। स्टेन करने का मतलब होता है कि उसे अलग करना, किसी भी चीज़ को अलग करना ही स्टेनिंग कहलाती है। जैसे अगर तुम्हें चाय बनानी है, चाय में तुमने चाय की पत्ती डाली, दूध, अदरक एंड जो भी तुम्हें डालना है सब डाला, इसके बाद चाय को छान लिया, तो उसमें से जो चाय पत्ती अलग हो गई ना, तो तुमने चाय पत्ती की क्या कर ली? स्टेनिंग कर ली। मतलब किसी भी चीज़ को अलग करना ही स्टेनिंग कहलाती है, ठीक। We have observed cells from an onion. Let us observe the cells from our body. तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5.7, ठीक। Let us take a glass slide with a drop of water on it. हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे और उस पर एक ड्रॉप पानी डालेंगे। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली क्लियर द इनसाइड द सरफेस ऑफ चीक। एक आइसक्रीम स्पून, मतलब जो आइसक्रीम की डंडी होती है, उससे अपने
जो चिक है, गाल है अंदर से, उसको ऐसे एक बार खींचेंगे तो डज इट मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, कोई मटेरियल जो है वो स्पून पे लगेगा। विद द हेल्प ऑफ ए निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल, स्प्रेड इवनली ऑन द ग्लास एंड कीप्ट रेडी फॉर दिस। हम जो मटेरियल उस स्पून पे लगा है उसको हम एक ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफ़र करेंगे और उसे स्टेनिंग के लिए, मतलब उसे देखने के लिए हम रेडी करेंगे। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ए ड्रॉप ऑफ मेथाइल ब्लू सोल्यूशन, हम उस जो हमने डाला है उसे हम कलर करने के लिए हम मेथाइल ब्लू सोल्यूशन डाल सकते हैं, या फिर हम सेपरानिन या आयोडीन सोल्यूशन भी डाल देंगे। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर द ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप, डू नॉट फॉरगेट टू पुट कवर स्लिप ऑन इट, और हम वो जो मटेरियल है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए रेडी है। व्हाट डू बी ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ सेल्स वी सी, हम सेल की कैसी शेप देखेंगे। ड्रॉ इट ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट, अब भाई ये तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ना माइक्रोस्कोप है और ना तुम मेरे पास हो, तो एक बार तुम इसकी वीडियो देख लेना, फिर इसके बाद तुम अपनी ऑब्जर्वेशन शीट पे इसे बना लेना तुम्हें कैसी सेल्स दिखी। वाज देयर अ डार्कली कलर्ड, क्या कोई डार्कली कलर दिखी या कोई स्फेरिकल या ओवल या डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखा नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, हर एक सेल के सेंटर पे क्या तुम्हें कुछ डार्क दिखा। जैसे मैंने एक ये सेल बनाई, मैंने एक दूसरी कलर की सेल बनाई, मैंने एक तीसरी कलर की सेल बनाई, इन तीनों सेल के अंदर में क्या तुम्हें कुछ डॉट दिखा। डॉट इन द सेंस ब्लैक डॉट बनाते हैं, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और ये जो डॉट है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, जो भी हो तो मेरे, ये जो डॉट है ना यही होता है हमारा न्यूक्लियस। देख लो मैं उंगलियों से लिखता हूँ, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है, यही होता है हमारा न्यूक्लियस। वेयर देयर इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पील, और यही सेम स्ट्रक्चर किस में था, ओनियन पील में था। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कलरिंग, न्यूक्लियस के पास डबल लेयर की कवरिंग होती है। कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो सेल ऑर्गेनली है एक न्यूक्लियस, उसके अंदर डबल लेयर की कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड टू द साइटोप्लाज्म। ठीक, जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस होता है उसकी दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक, और मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखो मैं एक न्यूक्लियस बना के दिखाता हूँ, ये हमारी सेल रानी, सेल के अंदर हम बनाएंगे न्यूक्लियस बाबा की डबल लेयर। ठीक, थोड़ी थोड़ी हम डॉटेड रख देंगे, ये हो गई एक लेयर। दूसरी लेयर हम चूज़ करेंगे, चलो येलो कलर की, ये हो गई दूसरी लेयर, थोड़ी डॉटेड डॉटेड होती है। ठीक, मैंने यहाँ पे रेगुलर कर दिया, लेकिन उतना आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल होगा आउटसाइड टू इनसाइड, ये देखो। ठीक, ये बाहर से अंदर, ये अंदर से बाहर, और ये जो होता है सेल का, ये क्या होता है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर वाली जो जगह होती है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल के अंदर का जितना भी फ्लूइड होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आया अंतर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। ठीक, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर का होता है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट डिवाइड, और ये जब रॉड शेप का तभी होता है जब सेल डिवाइड करने वाली होती है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कैसा होता है, रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका, कब, लेकिन जब वो डिवाइड करने वाली होती है। ठीक, और वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो कि तुम्हारे मम्मी से तुम्हारे अंदर या तुम्हारे पापा से तुम्हारे अंदर इन्फॉर्मेशन आती है, वो कौन कैरी करता है, डीएनए, जो कि किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए की हमारी फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें याद करना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन
ऑर्गेनाइजिंग सेल, डीएनए के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिज्म या एक सेल को तैयार करने के लिए लगती हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास मैं तुमको एक किताब दे दूं और तुम्हें पेपर दे दूं, तो वो किताब क्या है, वो किताब एक सारी इन्फॉर्मेशन है जो उस पेपर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। तो वैसे ही हमारा डीएनए है, वो उस पूरी सेल को बना सकती है। ठीक, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ठीक, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके 12th क्लास और 10th क्लास में भी आएगी। क्या कि फंक्शनल सेगमेंट, एक जैसे मैं आपको डीएनए बना के दिखाता हूँ, जैसे ये होता है एक डीएनए सांप की तरह लेकिन डबल स्ट्रैंड, मतलब 2 स्ट्रैंड, और इसका एक फंक्शनल सेगमेंट जो कि फंक्शन में हो उसका एक टुकड़ा हम काट लेंगे। ये जैसे मान लो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये एक टुकड़ा होता है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, जीन। ये क्या हो गया, ये हो गया GENE, उंगलियों से जीन। क्या हो गया ये, जीन। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम, कहाँ थे हम, जीन। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और वो कुछ ऐसी सेल्स होती है जो हरदम डिवाइड नहीं करती हैं, तो उनमें ना जो ये डीएनए होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इनलार्जेंट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो क्रोमेटिन होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इतना बड़ा मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये सेल नहीं है, अब न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर मैं क्रोमेटिन बनाता हूँ किसी और कलर से, चलो येलो कलर से। ये ऐसे 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 थ्रेड, धागे की तरह गुच्छा, धागे का एक गुच्छा बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक, समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, मतलब सेंट्रल का मतलब मेन रोल, मेन हीरो का काम करता है किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड करेगी तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक, और न्यूक्लियस डिवाइड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जैसे ये एक हो गई सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस यहाँ से कट जाएगा, टूट जाएगा, और ये टूट के 2 सेल में बन जाएगा, और यहाँ से 2 सेल बन जाएंगे। ठीक, समझ में आया। आगे हम अगर बात करें तो कहाँ थे हम, हाँ, इट इज ऑल्सो प्लेस क्रूशियल रोल along with the environment in determining the way of cell will develop and what from it exhibit maturity by directional chemical activities। ये बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को भी क्या बोलते हैं, मेंटेन रखता है। इन सम सेल्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ सेल्स है जैसे बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, कुछ जैसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो पुअरली डिफाइंड होते हैं। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक, जैसे मैं एक बैक्टीरिया बनाता हूँ, ये हो गई एक बैक्टीरिया की सेल, और इस सेल के अंदर ना न्यूक्लियस एक होगा, न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे मैं न्यूक्लियस के लिए रेड कलर चूज करूँगा, ये ऐसे मतलब पड़ा रहेगा सेल के अंदर, एक डेंस फॉर्म तो रहेगी लेकिन उस डेंस फॉर्म के अंदर कोई भी लेयर या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। ठीक, सच ऑर्गेनिज्म हुज लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। सबसे बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये किसकी, प्रोकैरियोट्स की, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। कैरियोट्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना या प्राइमरी, कैरियोट का मतलब होता है कैरियन न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोट का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब पुराना, और न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस ही हो गया भाई। तो पुराना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पुराना न्यूक्लियस मतलब पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विद द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज।
ठीक। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को लैक करते हैं, मतलब उनके पास नहीं होते हैं। जैसे अब हम उनको जानेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membrane vesicles bag-like structure but not with the plastid in eukaryotic cell. अब इतनी बड़ी बात लिखी है लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि जैसे ये एक सेल है, ठीक, सेल के अंदर हमारा ये हो गया मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस, ठीक। अब जब इसके पास मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होगा ना, तो इससे एसोसिएटेड ना बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि अलग अलग, देखो डिवीजन ऑफ लेबर होगा उसमें, कि भाई तुम खाना बनाओगे, तुम खाना परोसोगे, तुम बर्तन मांजोगे। लेकिन जो क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उनमें ना देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास ना मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं, कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके पास प्लास्टिड नहीं होता है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक। हम ये जो डायग्राम दिया है इसे हम समझते हैं। पहले थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। हाँ ठीक, अब दिख रहा होगा आपको। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियोइड, ठीक। ये है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस के अंदर वाली जो डेंस पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर देखो मोटी सी दिख रही है तुम्हें, मोटी सी, ये हो गई हमारी सेल वॉल, ठीक। और ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पे है? न्यूक्लियस के आसपास ही है, ठीक। राइबोसोम हमारा काम करता है वो क्या बोलते हैं उसे, प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक। और ये जो है ये होता है फ्लैजिला, FLAGELLA, ये होता है फ्लैजिला। और फ्लैजिला का काम होता है सेल को आगे पीछे मतलब धक्का देना, मतलब मूव करवाना। और ये जो छोटे छोटे तुम्हें दिख रहे हैं ना, मैं बता देता हूँ, वैसे ये सिलिया होते हैं, सिलिया। और ये हमारे खाने को इंगल्फ मतलब अंदर ले जाने में मदद करते हैं, ठीक। और ये किसका है? ये कौन सी सेल है? ये एक है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है ये? एक प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? इसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होगा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? व्हेन वी लुक ए टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पील। अब हम सब कुछ भैया ओनियन पील से ही देख रहे हैं। एज ए ह्यूमन चीक सेल्स we can see large region of each enclosed by cell membrane. This region take a very little stain. It is called the cytoplasm. The cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. मतलब ये कह रहा है कि अगर हम जो ओनियन पील थी हमारी, या बैक्टीरियल सेल था, क्या बोलते हैं, चिक सेल थी, ओनियन पील ही बना लेते हैं। ये ऐसी थी हमारी एक ओनियन पील की सेल, ठीक। सेल के अंदर का ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का जो जितना पार्ट है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे पानी जैसा हम मान लेते हैं, चलो पानी ही भरा है, ये देखो ये पानी 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 हम भर देते हैं। चलो ये जो नीला नीला तुम्हें दिख रहा है ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक। अब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे ये ऑर्गेनेल हम मान लेते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम हम मान लेते हैं B है, इसका नाम C है। तो इसके कुछ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होते हैं, सबके कुछ ना कुछ काम होते हैं। कोई खाना बनाता है, कोई खाना परोसता है, और कोई बर्तन मांजता है, ठीक। आगे हम बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनेल्स के पास कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे वो इनक्लोज्ड होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं थी। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। तो उनके पास जो न्यूक्लियस के पास ही जब मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोट्स के पास, उनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। और उसी के अलावा जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास
मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन का जो सिग्निफिकेंस होता है हम उसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। वायरस, भाई वायरस तो तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कोरोना वायरस, HIV वायरस, एड्स वायरस। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, और इसीलिए वो कोई भी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं भाई कि वो जिंदा है या मुर्दा है। अनटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी, जबकि जब वो किसी लिविंग बॉडी में जाते हैं, एंड यूज इट सेल मशीनरी, और उसी की सेल की मशीनरी को यूज करते हैं और उसी से ही वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, समझे? आगे हम अगर देखें, क्वेश्चन भाई तुम करना, वैसे तो कि मैं करवाऊँ, चलो करवा ही देता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ, लेकिन करवाऊँगा नहीं, करना तुम्हें है, समझा दूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक, फिल द गैप्स, गैप्स को फिल करो टेबल के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती है और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। साइज इसका जनरली 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन इसका, एक मिनट, हाँ, न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन इसका कैसा होता है, इसको भाई तुम करना, मैं बता दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा। ठीक, टेबल तुम खुद करना। अब हम बात करते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की, लेकिन इससे पहले ना मैं एक बार पानी पी लूँ, 1 मिनट, भागना मत तुम। हाँ, तो हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट, हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ। इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उसके जो कंटेंट्स होते हैं सेल के अंदर वो सेपरेट होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो बड़ी सेल्स होती हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास कई सारी बड़ी सेल्स होती हैं और कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, तो उन्हें अपना फंक्शन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। ठीक, टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और जो ये एक्टिविटीज़ होती है ना एक दूसरे से अलग होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल्स के अंदर भी। ठीक, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, और ये जो सेल्स होती हैं इनके पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, विद देमसेल्फ। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोट, ये एक यूकैरियोट का एक और फीचर है, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोट, जो कि इनको प्रोकैरियोट से अलग करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनमें से कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं ना जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। We have talked about the nucleus, हमने न्यूक्लियस की बात तो कर ली। We have talked about nucleus in a previous section, हमने पहले वाले सेक्शन में न्यूक्लियस की बात कर ली। Some important examples of cell organelles which we'll discuss now are endoplasmic reticulum। अब हम कुछ ऑर्गेनेल्स की और बात करेंगे, और वो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, इसको हम ध्यान से अंडरलाइन कर लेंगे, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये देखो मैं एक बॉक्स नहीं बना पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, रुको दोबारा से कोशिश करूँगा। हाँ, इस बार बनेगा, बन गया ना। तो ये वाला जो बॉक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस बॉक्स में क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक, क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। दे आर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन ऑफ द सेल। ये इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये सेल के बहुत सारी क्रूशियल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे भाई घर में ना कोई लीडर होता है, जैसे मम्मी है, लेकिन मम्मी के अलावा तुम्हारी बहन होती है, वो क्रूशियल रोल प्ले करती है। क्या क्रूशियल रोल प्ले करती है भाई, कि वो खाना बनाती है घर में। मान लो, अब मैं सबकी बहन को नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन हमारे घर में है ना हमारी बहन खाना बनाती है, तो वो घर का एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक,
दस वन फंक्शन ऑफ अब सॉरी मैं ऊपर करता हूँ इसको। अब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक लार्ज और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। एंड सीट, इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी ट्यूब की तरह दिखता है। और राउंड और एब्लॉग बैग्स या फिर ये वेसिकल्स की तरह दिखता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। दे आर टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं। अब ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब ये रफ और स्मूथ क्यों है, इसको हम पढ़ते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक अंडर अ माइक्रोस्कोप because it particles called ribosome attached to its surface। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो रफ हो जाता है। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, जो राइबोसोम होता है वो हर एक एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होता है। द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन बनता है। याद रखना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? प्रोटीन। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on the need। और ये जो प्रोटीन है, ये जो बना है खाना, ये जो सेल के जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे ये भेजा जाएगा, ठीक। आगे बात करें, द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स, ये लिपिड और फैट की सिंथेसिस करता है। इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम, कुछ प्रोटीन और लिपिड एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं और कुछ हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। ऑल्दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस in different cell, it always forms a network, ठीक। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हर एक सेल में अलग अलग तरह से दिख सकते हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं। अब ये है हमारा एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, किसका है ये? ध्यान देना, एनिमल सेल का है। अब हम इसको जूम करके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें डायग्राम को समझना ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायग्राम को समझेंगे तब हमें चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूँ ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, भाई तुमने सेल के अंदर देखा ही नहीं वो कहाँ है, तो फ़ायदा क्या? तो हम एक बार इस डायग्राम को जूम करके और इसे हम समझ लेंगे। एक मिनट, मैं इसको जूम करता हूँ अच्छे से, जिससे स्क्रीन में अच्छे से फिट हो जाए। हाँ, अब ये ठीक है। तो ये देखो, ये हो गई हमारी, सबसे पहले एक मिनट इसको क्लीन होने दो। हो रहा है? हाँ, हो गया ना। अब देखो, ये हमारा साइटोप्लाज्म, मैंने तुम्हें बताया था भाई पानी की तरह है, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ना अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक मिनट में और जूम करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन देखो यार मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो है, ये साफ़ हो जाए एक बार फिर दिखाऊँ तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम देखो ना ऐसे। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ना कुछ छोटे छोटे डॉटेड से हैं, डॉट्स हैं इसमें। वो डॉट्स क्या है? राइबोसोम्स है, और उसी से हमारा क्या बना है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो यहाँ पे छोटा डॉट, ये देखो ये रफ ही है ना, रफ दिख रहा है तुम्हें, यही है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा यहाँ पे है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब हम आगे बात करें लाइसोसोम, ये भी लाइसोसोम है, ये भी लाइसोसोम है, सारे क्या हैं? लाइसोसोम। ये हमारा सेंट्रियोल है, ये हमारा सेंट्रियोल, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे गाल्जी बॉडीज, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, और ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप का मतलब होता है क्या बोले? मेम्ब्रेन। हाँ, वही होती है न्यूक्लियर एनवलप को ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे बात करें हम, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज वन फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो
क्या बोलते हैं फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एक चैनल की तरह काम करता है जो कि स्पेशली प्रोटीन और वेरियस सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म में इधर उधर ट्रांसफर करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। जो साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। बायो का मतलब लिविंग और केमिकल का मतलब आपको पता है केमिकल, ऐसे केमिकल जो लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक्टिविटीज़ को वो प्रीफर करता है। इन लीवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर एनिमल, इन लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट, लीवर एनिमल्स के कुछ वर्टिब्रेट्स की लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस ड्रग्स। अब देखो तुम कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसमें कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर उनकी लीवर सेल में, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है, किसकी, ड्रग्स की और पॉइजन्स की, उसको डिटॉक्सिफाई करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कितना बड़ा फंक्शन है यार, तुम सोच सकते हो भाई, अगर तुमने जहर खा लिया है तुमको वो इसको भी डिटॉक्सिफाई कर दे रहा है, मतलब उसको भी वो न्यूट्रल कर दे रहा है, तो कितनी अच्छी बात है तुम्हारे सेल के लिए और तुम्हारे क्या बोलते हैं बॉडी फंक्शन के लिए। अब ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक। अब हम प्लांट सेल को ऑब्जर्व करें तो इसमें भाई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म, ये हो गया हमारा इतना बड़ा वैक्यूल, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, गोल्जी अपरेटस, फिर ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होता है, और एक मिनट, हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होता है, लाइसोसोम इसमें भी होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होता है। आगे हम बात करें गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, द गोल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार इसको देखा था। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैट सैक्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। मतलब ये ना ऐसे अरेंज थे, मैं एक बार आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे करके ना ये पैरेलली अरेंज थे, और ये जो पैरेलली अरेंज थे ना इन्हीं को ये इन्होंने क्या कहा, ये सिस्टर्स हैं, सिस्टर्न्स, ये देखो ये सिस्टर वाला सिस्टर नहीं, सिस्टर्न्स हैं ये। आगे पढ़ते हैं हम। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेनस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ये ना एक साथ कनेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते थे। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल ऑफ गोल्जी अपरेटस। देखो मैंने तुम्हें बताया था भाई, किसी का काम खाना बनाना है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, खाना बनाया, गोल्जी अपरेटस ने उस खाने को पैक किया और डिस्पैच कर दिया। भाई देखो फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले मतलब एकदम चल रहा है कि उसने पैक किया और डिस्पैच कर दिया, कहाँ पे, इनसाइड या फिर बाहर या अंदर सेल के, ठीक। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक। In some cases, complex sugars may be made up of simple sugars in Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved the formation of lysosome, ठीक। जब ये जो पैकेट्स हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं तो ये बनाते हैं लाइसोसोम। क्या बनाते हैं, लाइसोसोम। यही जो बंडल्स होते हैं यही पैकेट्स क्या बन जाते हैं, लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम से पहले हम ये कैमिलियो गोल्जी साहब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैमिलियो गोल्जी, पेन चूज कर लो वरना तुम्हें दिखेगा ही नहीं। कैमिलियो गोल्जी वॉज बॉर्न एट कैंटिनो नियर बेसिया इन 1843। 1843 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्टडी की थी मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में इन्होंने मेडिसिन पे स्टडी करी थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पाविया एट हॉस्पिटल एट एस्टी मार्टो
एट द टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेंशंस वर कंसर्न्ड बाय विद नर्वस सिस्टम। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं जो कि कहाँ से कंसर्न है, न हमारे नर्वस सिस्टम से। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट हॉस्पिटल फॉर अ क्रोनरी सिक एब्सिस्ट, ये क्या है भाई इतनी बड़ी, एबिटेग्रेसो, ठीक। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर बने अपने हॉस्पिटल में। भाई तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ वो तुम कहाँ से बोल पाओगे। हिज फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ द हॉस्पिटल। इन्होंने ना पहली बार अपना नर्वस सिस्टम वाला जो इन्वेस्टिगेशन था उन्होंने अपने हॉस्पिटल के एक किचन से स्टार्ट किया, विच हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी। उन्होंने अपने किचन को एक लेबोरेटरी बना लिया था। हाइपर वर्क द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, उनके वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। विच गोल्जी कैरीड आउट रिवॉल्यूशनरी मेथड स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। दिस मेथड रिफर्ड एज ब्लैक रिएक्शन, ठीक। इन्होंने भाई नर्वस सिस्टम पे बहुत सारा काम किया था, बहुत सारे सेल को स्टेन किया था इन्होंने, और इसी रिएक्शन को, इसी स्टेनिंग रिएक्शन को इन्होंने ब्लैक रिएक्शन कहा था। दिस मेथड यूज टू वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज पार्शली वैल्यूएबल इन ट्रैकिंग ऑफ द प्रोसेस द मोस्ट डेलिकेट रेमिनिफेशंस ऑफ द सेल्स। ये सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते थे और इससे वो सेल को ट्रैक करते थे। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही कंटिन्यूड टू वर्क। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में काम किया एंड मॉडिफाई एंड इम्प्रूविंग हिज टेक्निक। गोल्जी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर्स अवार्ड in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with the Stangio Romaneri Galgal of their work Structure of Nervous System। ठीक, इन्होंने ना नोबेल प्राइज़ पाया था, लेकिन इन्होंने उस नोबेल प्राइज़ को शेयर किया किसके साथ, स्टैंजियो रोमेने कैंजल के साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिल के ना नर्वस सिस्टम पे वर्क किया था और उसका स्ट्रक्चर दिया था। ठीक, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक, लाइसोसोम कब बनता था? मैंने तुम्हें बताया था कि लाइसोसोम कब बनता है। लाइसोसोम बनता है जब गाल्जी बॉडीज जो होती हैं वो पैक हो जाती हैं। ठीक, स्ट्रक्चरल लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम जो होता है वो स्ट्रक्चरली मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। भाई देखो, हर एक चीज़ का अपना अलग काम है। इसका काम है वेस्ट को डिस्पोज करना। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन एंड डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज। जो सेल के अंदर और सेल के बाहर के जो फॉरेन मटेरियल्स हैं उसे ये डाइजेस्ट करता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनलीज एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ये ना बाहर से जो बैक्टीरिया आते हैं या कुछ फूड आया उसको ये तोड़ देता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइसोसोम ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ने की। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damage लाइसोसोम में बस्ट। ठीक, ये सेल जो होती है वो लाइसोसोम जो होता है वो अपने सेल को खुद ही मार देता है। कब? जब सेल डैमेज हो जाती है और लाइसोसोम जो होता है वो बस्ट हो जाता है और उसके सारे एंजाइम सेल में ही फैल जाते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना ये खुद को ही मार डालता है। कब? जब ये इसकी सेल्स डैमेज हो जाती हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब ये खाना बनाती है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। इसके पास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर इज पोरस, बाहर वाली जो होती है वो पोरस होती है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इनर होती है वो जो डीपली फोल्ड होती है। द फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। जो अंदर वाले फोल्ड्स होते हैं वो एटीपी जनरेशन के लिए जगह बनाते हैं। द एनर्जी रिक्वायरिंग फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
मतलब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एटीपी बनाता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो बॉडी होती है ये एटीपी को स्टोर करती है, किस लिए? मेकिंग न्यू कंपाउंड और मैकेनिकल वर्क के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें उसके खुद का डीएनए होता है और उस खुद का ही राइबोसोम होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो खुद का प्रोटीन खुद ही बना सकता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी। एक मिनट, सॉरी, इसके नीचे भी, अच्छा हाँ ठीक। अब हम प्लास्टिड की बात करेंगे। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट ये क्या बोलते हैं वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और उसे ही हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट के पास येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है कि प्रोटीन और प्राइमरली जो कुछ मटेरियल होते हैं वो स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेनस लेयर एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर का वो फ्लूइडिक मटेरियल होता है, वैसे ही प्लास्टिड के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो फ्लूइडिक मटेरियल होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सिमिलर होता है, इसके पास भी खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं हम वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल आर स्टोरेज सैक। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक आर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये जो है वो स्टोर करते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को। वैक्यूल आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। स्मॉल एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 से 90% ऑफ द वॉल्यूम। मतलब 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम जो सेल का होता है प्लांट सेल में वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं हम। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो प्लांट्स होते हैं उसमें ना जो सेल सैप होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया एक वैक्यूल, इसके अंदर कुछ भरा है तो ये अंदर से प्रेशर लगाती है जिससे कि सेल की शेप मेंटेन हो पाती है। ठीक। आगे अगर हम बात करें, मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ। हर एक सब्सटेंस की अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। दीज इंक्लूड अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड। इन सम यूनिसेलुलर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट ऑफ द सेल। मतलब अमीबा में फूड वैक्यूल होता है फूड को इकट्ठा करने के लिए, कुछ सेल में पानी के लिए वाटर वैक्यूल होता है और कुछ में वेस्ट सब्सटेंस को इकट्ठा करने के लिए वैक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन तुम खुद करना, मैं आगे पढ़ता हूँ। ठीक। आगे समझाता हूँ आपको। ईच सेल thus requires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. ठीक। The cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition, clearing the waste material and forming new protein. जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल के लिए रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए, सेल को साफ रखने में मदद करते हैं। Thus, cell is the functional and structural unit of living organism. It is also basic and functional unit of life. ठीक। जो सेल होता है
इसीलिए सेल को फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं किसी भी लाइफ की। आगे हम बात करते हैं किसकी, सेल डिवीज़न की। अब ये भैया सेल डिवीज़न क्या है? सेल का मतलब होता है सेल, डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड करना। एक सेल वो 2 सेल में डिवाइड हो जाए, उसी को बोलते हैं सेल डिवीज़न। अब हम इसको पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ आएगा कि आगे ये कह क्या रहा है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक, जो नई सेल्स होती है वो बनती क्यों है? क्योंकि जो पुरानी सेल्स और बूढ़ी सेल्स है उनको रिप्लेस करना है और गैमीट बनाते हैं, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, ऐसी प्रोसेस जिससे नई सेल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। ये 2 टाइप की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइटोसिस और मियोसिस। आगे हम पढ़ें, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ कॉल्ड माइटोसिस। ठीक, माइटोसिस क्या है? जिससे सेल ग्रो करे उसे हम, उस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इस प्रोसेस में जो हर एक सेल होती है उसे मदर सेल बोलते हैं। और डिवाइड्स द 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, और ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होती है। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। It helps in growth and repair of the tissue. Specific reproductive organs and tissues in animal and plant cell divide from gametes which alter the fertilization to offspring. They divide by the process of meiosis. अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। माइटोसिस में क्या हो गया? ये हो गई एक सेल, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर में मान लेता हूँ 2 थे, तो ये 2 सेल में डिवाइड हुई। तो ये एक सेल, ये एक सेल, इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 2, इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 2, इसे बोलते हैं माइटोसिस। ठीक, लेकिन मियोसिस में क्या होता है? ये हो गई एक सेल, ये डिवाइड करी 2 सेल में, इसके अंदर क्रोमोसोम थे 2। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा ना, ये क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। 2 है तो 2 का आधा क्या हो गया? 1, मतलब एक इसमें चली गई, एक इसमें चली गई। ठीक, इससे क्या बना? ये गैमीट बने। क्या बने? गैमीट। और इससे क्या हुआ? ये सेल रिपेयर होती है या फिर नई सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय माइटोसिस प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। और ये जो माइटोसिस होती है इससे ना 4 सेल्स बनती हैं 2 की जगह। द न्यू सेल्स ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द अदर मदर सेल्स। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। ठीक, अगर हम आगे देखें तो अरे भाई तुम्हारा तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया। चलो फिर ठीक है, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की और इसकी समरी की। अगर आपको अगली वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना और सब कुछ अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। गुड बाय।